तो कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। हम बात कर रहे थे सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम की, तो अब हम उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं। तो जब भी सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम होता है तो उससे होता है क्या क्या कि फेस में भी एकदम स्वेलिंग आ जाता है, जिसे हम फेस का नाम देते हैं मून फेस। मून फेस देखने को मिलता है सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम में। हालांकि और भी कॉजेज हमें याद करना है सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम के अलावा भी और कॉजेज होते हैं जिसमें मून फेस होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव पैराकार्डाइटिस, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर और क्रोनिक कॉफ परमानेंट। इनमें भी फेशियल स्वेलिंग आ जाता है, फेशियल पफनेस हो जाता है होल फेस में। तो ये भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें रखना है सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम में, कंस्ट्रक्टिव पैराकार्डाइटिस, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर और क्रोनिक कॉफ परमानेंट। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। अब हम सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम को इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं उसको देखते हैं, आइए देखते हैं। तो हमसे जो ब्लड टेस्ट कराना है, ब्लड टेस्ट में हमने उसका हीमोग्राम देखना है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट देखना है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देखना है, ईएसआर देखना और शुगर फास्टिंग कराना है। इसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे कराना है, चेस्ट एक्सरे में हम लेटरल व्यू कराना है। लेटरल व्यू से हमें क्या होगा कि एनाटॉमिकल साइट ट्यूमर का पता चल जाएगा अच्छे से कि ट्यूमर कहाँ पे लोकेटेड है। इसके अलावा एक्सरे में और भी चीजें मिलती है, जैसे मीडियास्टाइनल वाइडनिंग मिलेगा। इसके अलावा कोलैप्स जिसे अटेलेक्टेसिस मिलता है लंग का, वो मिल सकता है। डेंस इरेगुलर हाइलर ओपेसिटीज मिलती है जो एक्सटेंड करती है पेरिफेरी में, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा में ये देखने को मिलती है, डेंस हाइलर ओपेसिटी इरेगुलर। इसके अलावा ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा में हमें पल्मोनरी पैरेन्काइमल ओपेसिटी भी देखने को मिलती है। इसके अलावा प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है, डायफ्राम का एलिवेशन मिल सकता है, फ्रेनिक नर्व पाल्सी की वजह से डायफ्राम एलिवेटेड मिल सकता है, और रिब में इरोजन हो सकता है कैंसर की वजह से, ट्यूमर की वजह से जो भी इरोड कर सकता है रिब को। इसके अलावा कभी कभी पेरिकार्डियम में एफ्यूजन भी देख सकता है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन भी देखने को बोलता है। इसके अलावा पेशेंट को कहते हैं कि तुम इनडायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी कराओ, जिसमें हमने पोजीशन देखनी होती है वोकल कॉर्ड की। लेफ्ट साइड वोकल कॉर्ड की कौन सी पोजीशन होती है, पैरामेडियन पोजीशन हो जाती है, जब हम उसको फोनेशन करने को कहते हैं। तो हमें पैरामेडियन पोजीशन लेफ्ट साइड वोकल कॉर्ड की अगर मिल रही है इंट्राक्लेक्ट लेरेंजोस्कोपी में विद होर्सनेस ऑफ वॉइस और फोनेशन के साथ, तो उसे तो वो भी हमें हेल्प करता है डायग्नोसिस ऑफ सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम में। इसके अलावा हम साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं किसका, स्पूटम का, ब्रोंकियल ब्रशिंग वाशिंग फॉर मैलिग्नेंट सेल्स ढूंढने के लिए हम साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे स्पूटम का या फिर वाशिंग ब्रोंकियल वाशिंग्स का। इसके अलावा हम फाइन नीडल एस्पायरेशन करा सकते हैं या बायोप्सीज ले सकते हैं, एक्सीजनल बायोप्सीज किसका, स्क्लेनी नोड का, विर्शोज ग्लैंड का, या एनी पैल्पेबल लिम्फ नोड अगर हमें कोई मिल रहा है तो उसका हमने या तो एफएनसी कराना या बायोप्सी कराना है। इसके अलावा प्लूरल फ्लूइड टैप करा सकते हैं, साथ में प्लूरा की भी बायोप्सी ले सकते हैं। इसके अलावा स्कैनिंग कराना है लंग का और थायराइड का। थायराइड का हम स्कैनिंग कराते हैं विद यूजिंग आयोडीन 131 या फिर टेक्नीशियम 99 फॉर रेट्रोस्टेनल गोइटर को ढूंढने के लिए। कभी कभी हमें सीटी स्कैन थोड़ा सा कराना जाता है, कराना है, उसके साथ हमने एफएनसी भी लेना है, सीटी स्कैन थोड़ा विद एफएनसी जहाँ भी हमें पॉसिबिलिटी इसकी होगी वहाँ पे। इसके अलावा बेरियम स्वेलो एग्जामिनेशन में क्यों कराना है, ताकि हमें इसोफेगल कंप्रेशन, इसोफेजियस इन्वॉल्व होता है इसमें, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट या कंप्रेशन देखने के लिए बेरियम स्वेलो एग्जामिनेशन कराना है। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जो कंट्राइंडिकेटेड होता है एक्यूट स्टेज में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग की वजह से, जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी, इसोफेगोस्कोपी या मीडियोस्टाइनोस्कोपी, ये एक्यूट स्टेज में कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। जब ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाता है बाय रेडियोथेरेपी या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होता है ब्रोंकस में, वो अगर रिलीव हो जाता है वेन्स नर्व से या फिर ब्रोंकस में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अगर उसको हम रिलीव करते हैं तो उसके बाद हम टिश्यू डायग्नोसिस के लिए ये टेस्ट करा सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी, इसोफेगोस्कोपी या मीडियोस्टाइनोस्कोपी। अब देखते हैं कि हम कैसे मैनेज करेंगे केस सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम का। केस मैनेजमेंट कैसे होता है, ये बेसिकली सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम, और इसको हमने इमीडिएटली ट्रीटमेंट देना होता है, हमें मैनेज करना होता है इसको इमीडिएटली। जब तक हमें बेनाइन कॉज, जब तक कि टिश्यू डायग्नोसिस या एग्जामिनेशन से हमें बेनाइन कॉज रूल आउट नहीं हो जाता, तब तक हम पेशेंट को रेडियोथेरेपी या फिर हमें उसे कीमोथेरेपी देना है। जब तक कि बेनाइन कॉज जो होता है, बेनाइन कॉज को हम जब तक रूल आउट ना कर लें, या फिर जब तक हमारे पास टिश्यू अवेलेबल नहीं है, टिश्यू डायग्नोसिस अवेलेबल नहीं है, लिम्फ नोड बायोप्सी अवेलेबल नहीं है, तब तक हम उसको इरेडिएशन देंगे और कीमोथेरेपी विद साइक्लोफॉस्फेमाइड देंगे। उसके अलावा हम उसको हेड एलिवेशन, ऑक्सीजन थेरेपी, टेम्परेरी सिम्प्टोमेटिक रिलीफ कराने के लिए हम एलिवेशन ऑफ हेड, ऑक्सीजन थेरेपी ये वगैरह देना। उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डायूरेटिक्स भी देने हैं टू रिड्यूस द एडिमा, जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहाँ पे स्टीरॉइड देना है, डायूरेटिक्स देना है, हेड एलिवेट कराना है, ऑक्सीजन देना है, जब तक कि टिश्यू बायोप्सी अवेलेबल ना हो जाए, जब तक कि बिनाइन कॉज रूल आउट ना हो जाए। अगर ट्रेकियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें उसको इमरजेंसी रेडियोथेरेपी भी देना है। जब टिश्यू डायग्नोसिस अवेलेबल हो जाता है तब हम उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जो भी डायग्नोसिस हमें आता है उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट देना होता है पेशेंट को। अब देखते हैं कि इन्फीरियर वेना कैवा सिंड्रोम क्या होता है। इन्फीरियर वेना कैवा सिंड्रोम में इन्फीरियर वेना कैवा की कंप्रेशन हो जाती है, या तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंप्रेशन होती है, बाहर से कंप्रेशन होती है इन्फीरियर वेना कैवा में, या इंट्रा ल्यूमिनल कंप्रेशन होती है, अंदर से कंप्रेशन भी हो सकती है इन्फीरियर वेना कैवा में। बाहर कंप्रेशन क्यों होता है, बाहर होता है असाइटिस की वजह से, या फिर ट्यूमर जो एब्डोमेन या पेल्विस में है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस, प्लास्टिक पेरिटोनाइटिस हो जाता है, उसमें भी हो जाता है, प्रेगनेंसी की वजह से भी बाहर से इन्फीरियर वेना कैवा कंप्रेशन हो जाता है। इंटरल्यूमिनल कंप्रेशन इन्फीरियर वेना कैवा की होती है जब मैलिग्नेंसी हो किडनी की या एड्रीनल ग्लैंड्स की, या फिर थ्रोम्बोसिस जो एक्सटेंड कर रहा है पेल्विक वेन से, या फिर मेम्ब्रेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है कभी कभी इन्फीरियर वेना कैवा की, या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज से माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीजेज में भी, और हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स भी करती है इंट्राल्यूमिनल कंप्रेशन। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं जब इन्फीरियर वेना कैवा सिंड्रोम में, क्लिनिकल फीचर्स हमने देखना है, पिटिंग टाइप का एडिमा होता है इसमें लेग्स में, उसके साथ साथ डायलेटेड वेरिकोज वेन्स आ रही है और लोकल साइनोटिक ह्यू मिल रहा है। सो अगर वेरिकोज वेन्स मिल रही है तो आपको सोचना है कि इसको इन्फीरियर वेना कैवा सिंड्रोम हो सकता है, साथ में लेग्स में भी सूजन आ रखा है। इसके अलावा कोलेट्रल वेन्स मिलती है एब्डोमेन में, फ्लैंक में और बैक में कोलेट्रल वेन्स देखना है, स्वोलन और एडिमेटस बट्टक और ग्राइन एरिया, अगर किसी को बट्टक में स्वेलिंग आ रखी है तब भी हम ये सोच सकते हैं। इसके अलावा एसाइटिस भी हो सकता है, एसाइटिस पीडल एडिमा के बाद डेवलप होता है, पहले पीडल एडिमा आता है फिर एसाइटिस आता है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्शन होती है ब्लड फ्लो की वो बिलो अपवर्ड्स होती है, नीचे से ऊपर जाता है ब्लड फ्लो। इसके अलावा स्टेसिस की वजह से अल्सर हो सकते हैं लेग्स में, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन भी हो जाती है क्रोनिक केसेस में, लेग अल्सर्स आ रहे हैं, पिगमेंटेशन आ रही है, तो हमें ये भी सोचना है कि कहीं इसमें स्टेसिस की वजह से तो नहीं हो रहा, जहाँ इन्फीरियर वेना कैवा सिंड्रोम में ब्लड स्टेसिस होता है। अब कंक्लूजन में देखें कि जो भी पेशेंट होता है सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम में, उसमें जो ब्रोंकोस की ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो रेयरली देखने को मिलती है, नर्व और वेन की कंप्रेशन ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू ब्रोंकस।
इसके अलावा जो डायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में, डायरेक्ट इफेक्ट में क्या होता है कि डल नोड हमें मिलता है स्टर्नम परकशन करने में, या फिर डी स्पाइन साइन होता है। ये डायरेक्ट इफेक्ट है। इसमें मैलिग्नेंट जो भी ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है उसको हम डायरेक्ट प्रिकर्स कर सकते हैं एंटीरियर चेस्ट पे, जिसमें डल नोड मिलेगा स्टर्नल पे, या फिर जिसको हम डी स्पाइन साइन भी कहते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट्स कम देखने को मिलते हैं। इनडायरेक्ट इफेक्ट्स जो होते हैं वो वेन और नर्व कंप्रेशन की वजह से देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है कि एंगॉज एंड नॉन पल्सटाइल नेक वेन हो जाती है, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। जो डायरेक्ट कैंसर ट्यूमर की वजह से नहीं है, बल्कि उसके कंप्रेशन की वजह से, फर्दर कंप्रेशन की वजह से, नर्व कंप्रेशन की वजह से आते हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें स्टर्नम परकशन हमेशा करना है सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में, टू रूल आउट कि वहीं कहीं ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा तो नहीं है नीचे चेस्ट के अंदर। इसके अलावा टिपिकल पेशेंट जो भी होते हैं सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में, उनमें डिस्निया होता है, स्ट्राइडर होता है, पफी और प्लीथोरिक फेस होता है, इसके साथ पेरिऑर्बिटल एडिमा और टॉर्चुअस वेन्स होती है चेस्ट वॉल में। तो ये सारे फीचर्स होते हैं उसमें।